नमस्कार, डीडी डायलॉग बात बंगाल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी, जिसमें विधानसभा चुनाव का जो चुनावी पारा है इस वक्त चरम पे नजर आ रहा है। बंगाल की सियासत भी एक अलग प्रकार के बुहाने पे खड़ी नजर आ रही है। 15 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार एक बार फिर से चौथी बार सत्ता में वापसी की लगातार हुंकार भर रही है। वो कह रहे हैं कि साहब 15 साल हमने बहुत काम किया, बंगाल को अपने एक नए मुकाम तक लेकर गए। लेकिन उनके दावे के उलट मुख्य विपक्षी दल बीजेपी परिवर्तन के बाद बंगाल की राज्य की राजनीति में पहली बार सत्ता में आने का दावा कर रही है। इस लड़ाई के बीच में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो दशकों तक इस राज्य में सत्ता में रही हैं, किस प्रकार से इन मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी लड़ाई की अगर बात की जाए तो बंगाल में इस बार भय बनाम भरोसे की बात की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रदीप्ता मुखर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सत्ता में आप ही 15 साल से टिके हुए, सबसे ज़्यादा सवाल आपसे ही होंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सायंतन बासु जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ में, क्योंकि परिवर्तन का नारा देकर बीजेपी सत्ता में आने की बात कर रही है, तो आपसे समझेंगे कि आखिर आपके भरोसे में कितना दम है और जनता क्यों विश्वास करे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की ओर से चंदन घोष ही मौजूद है। चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस मुकाबले में कांग्रेस क्या अस्तित्व की लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और कहां पर उसको अपनी गुंजाइश नजर आ रही है, समझना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी भी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ में पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप लोगों से भी सवाल लेंगे। आपके सवाल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल की जनता इस बार जनादेश देने जा रही है। सबसे पहले प्रदीप्ता मुखर्जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि टीएमसी की 15 साल से सरकार है। बड़ा सवाल यही, आप लोग फिर से अपने 15 साल के काम पर वोट मांग रहे हैं। 15 साल की 5 बड़ी उपलब्धियां क्या हैं, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि साहब ये हमने करके दिखाया, हमको फिर से एक बार चौथी बार सत्ता में आने दीजिए। बड़ी उपलब्धियां। देखिए, पहले जो चीज़ हम लोगों ने कर पाए हैं, तो एक पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जैसे हो सकता है। जो एक पार्टी सोसाइटी हुआ करता था, उसी में हम लोग एक चेंज कर पाए हैं। एक पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक पहला मुद्दा मेरे साथ सामने आपके सामने हम रख सकते हैं। दूसरा जो काम किया गया है, जो बहुत पीछे रहते थे, बहुत सारी सरकारी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलता था, वन काइंड ऑफ राइज ऑफ द रेस्ट हम लोग कर पाए हैं। और ये है जो वेलफेयर स्कीम्स ला गया है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ कर पाए हैं। ये बहुत दूसरी चीज़ है। तीसरा चीज़ जो आप बोल सकते हैं कि एक सर्विस सेक्टर जो है, वो सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ हम लोग ला पाए हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो वो सर्विस सेक्टर का रिकॉर्ड डेटा आपके पास मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी आपके पास होगा। तीसरे चलते जो चीज़ है, एक मीडिया डायनामिज्म जो है यहाँ और वाइब्रेंट हो चुका है, जो पहले नहीं हो सकता था। यहाँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल आया हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक मीडिया डायनामिज्म ये बंगाल में है। दूसरे शायद मेरे जो मत है, शायद दूसरे स्टेट में ऐसा मीडिया डायनामिज्म नहीं है। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप पॉलिटिकल रैलीज में देखेंगे, वो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हम लोग जो काम कर रहे हैं। वहाँ भी एक वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड वो उसका इंक्रीज हो चुका है। ये 5 उपलब्धि मेरे पास है, जो आगे चलते हुए और भी आपको बता सकते हैं। ठीक है। सायंतन बासु जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और टीएमसी कह रही है कि साहब 15 साल में हमने वेलफेयर स्कीम से हर वर्ग का फ़ायदा किया है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप को हमने और स्ट्रेंथन किया है बंगाल में। वो लगातार इस बात को कह रहा है, खासतौर से महिलाओं को उन्नयन के लिए, सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। फिर आप क्यों उनके खिलाफ 15 साल पे चार्जशीट लेकर आए हैं, आपने उस प्रकार के तमाम आरोप लगाए हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, ये सरकार की अचीवमेंट नहीं हो सकता, ये सरकार की ड्यूटी है। दिस आर ऑल द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आपने इनको 5 उपलब्धियां पूछे, मैं 5 कहानी बताता हूँ आपको।
पहला कहानी जो आपने शुरू किया, भय और भरोसा का कहानी। बंगाल की जनता शाहजहां, जहांगीर ऐसे नामों से, ये कोई मुगल बादशाह शाहजहां जहांगीर नहीं है, ये बंगाल के शाहजहां जहांगीर है, इनके नामों से त्रस्त है। संदेश खाली एक जगह है बसीरहाट के अंदर, बसीरहाट सब डिवीजन के अंदर, जहां शाहजहां हर लोगों से टैक्स वसूल लेता था और हिंदू घर के महिलाओं को बुलाता था अपने पार्टी ऑफिस में उनको एंटरटेन करने के लिए। ये कहानी बन चुका है। एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नाम सोना पाप्पू करके एक बहुत बड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल है। उसको पुलिस अब तक उसको मिला नहीं, लेकिन वो फेसबुक लाइव करता है। इसका उदाहरण है भय। भय के साथ भरोसा का तुलना करना चाहिए। मैं आपको दूसरा इनका जो कहानी ये बताना चाहता हूँ। बंगाल में आज के दिन में बताता है वेलफेयर स्कीम, महिला एम्पावरमेंट, लक्ष्मी भंडार वगैरह वगैरह। एक फैक्ट्री बना है पिछले 15 साल में बड़ा सा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के में सैमसंग, जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है दुनिया में, वो नोएडा में बना रहे हैं, तमिलनाडु में श्रीरंगपट्टनपुर में बना रहे हैं और उनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। टेस्ला वो गुड़गांव में आ रहे हैं, काम शुरू हो चुका है। दीज आर ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ दोज गवर्नमेंट्स। तीसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि बंगाल में एक ऐसा कहानी हुआ कि कभी देश में क्या विश्व में नहीं हुआ जी। आपको याद होगा, हम भी बचपन में थे, 88, 89 राजीव गांधी की सरकार गिर गई एक स्कैम के कारण। होता बोफोर्स स्कैम कि हमने कामान खरीदा, सरकार, वहाँ पर कट मनी मिला, कमीशन मिला। एक कारण से, एक इशू करप्शन के कारण से भारत सरकार की, राजीव गांधी की सरकार गिर गई जी। टीएमसी के नेता पकड़ गए हैं गाय चोरी करने के लिए, बड़े नेता। आप स्टैंडर्ड सोचिए, उस समय था कमान खरीदने वाला इशू, अभी गाय, चावल, गेहूं, फिर अपने टीचर का नौकरी इन लोगों ने बेच दिया। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन और स्टैंडर्ड भी नीचे गिरा है। बड़े बड़े नेता। मैं चौथा गिनाता हूं आपके पास कि बंगाल में ये जो डेमोक्रेसी के बात बोल रहे हैं जी। 2018 के पंचायत चुनाव में केवल कैंडिडेट होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता एक चुनाव में मारे गए, कत्ल हो गए। मोर देन 52 बीजेपी वर्कर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द 2023 पंचायत इलेक्शन। 18 तो 4 बोला, मैं 5 भी आपको बता देता हूं। 5वां जो है कि बंगाल में पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, वो है मीडिया के ऊपर आक्रमण। हर मीडिया के, यहाँ पर कार्टून किया है। अंबिकेश महापात्र एक प्राध्यापक है, उन्होंने कुछ कार्टून किया मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनको डालकर जेल में डाल दिया। कोई सोशल मीडिया में कुछ करते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करते। पुलिस हैज बिकम अ टूल ऑफ टीएमसी गूंस। तो ये कहानी, इसका काउंटर कैसे कौन करेंगे लोग मुझे पता नहीं, लेकिन इज द रियलिटीज। है बनाम भरोसे की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहाँ पे खड़ी है और कहाँ पे अपने आप को देख रही? क्या उपलब्धियों के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं ममता दीदी की? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितना सारे डिग्निटरीज है, स्टूडेंट्स लोग हैं, हम लोग तो है ही। पहले जो बात करना चाहता हूँ, ये पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी, इंटरेस्टिंग। पार्टिसिपेटिंग करप्शन, ये भी इंटरेस्टिंग। और दूसरा तरफ वो पार्टिसिपेटिंग मॉडल जो है ना डेमोक्रेसी का, जो ताकत बनाने चाहते हैं, उन पे मसल फ्लेक्सिंग। बंगाल का जो चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोग सोचते हैं ये बंगाल का डेवलपमेंट, बंगाल का शिक्षा, बंगाल का हेल्थ, बंगाल का स्कीम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां हम लोगों को लगता है इतना सारे young crowd sitting, looking at our face, being politician, एक राजनीतिक होने नाते ये बंगाल में आपका आंखों से आंखों मिलाने नहीं सकते हम लोग लात से, जस्ट बिकॉज हम लोग का पास कोई स्कीम, कोई बड़ा बड़ा पार्टी का कोई स्कीम नहीं है जिससे आप प्रॉमिसिंग कर सकते हैं, जिससे आप सोच सकते हैं आपका भविष्य क्या है। इसमें छोड़ दीजिए क्या कांग्रेस है, क्या हम लोगों का सरनेम है जो तृणमूल कांग्रेस है, जो हम लोगों का
विरोध में है, बीजेपी है। अब छोड़ दीजिए सब, इससे मालूम पड़ेगा हम लोगों का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है जो बंगाल में बोलने चाहते हो हम लोग, वो बोलने नहीं पाता हूँ, समटाइम्स सप्रेस, लेकिन इस बार नहीं होगा ये। 2016 बहुत सारे लोग बोलते हैं अब तो जीरो है। 2016 में हम लोग प्रिंसिपल ऑपोजिशन, खास करके हम लोग का पार्टी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ दैट टाइम अब्दुल मन्नान जी, और अभी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माइटी, जिसका पास कोई पॉलिसी नहीं है, 5 साल बिता दी। एक बात उन्होंने नहीं की ये विधानसभा में, जो मुद्दा का बात होता है, जो बोलने का बात होता है, जो साधारण जो पीपल ऑफ द बंगाल, इसका बारे में बात नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं। आप सोच लीजिए 5 साल अब किसका ऊपर डिपेंड करके ये वोट कीजिएगा, किसको वोट कीजिएगा। बात ये नहीं होता है किसका पास कितना वोट है। मल्टी पार्टी सिस्टम में सबका हक होता है इसमें मतदान देने का, एंड पॉलिटिकल पार्टी का भी एक मुद्दा होता है जो वॉइस क्रिएट करने का। तो हम लोग वॉइस क्रिएट करने चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक मैं जी, एक सेकंड, चंदन जी ने जो बोला जल्दी से एक माइल लाइन जी। कांग्रेस 15 साल में क्या किया? 2011 में दे वर अलाइनिंग विद तृणमूल कांग्रेस, 2016-21 में वो लोग चले गए सीपीएम के साथ, और इस साल उन लोग अलग लड़ रहे हैं। 15 साल में 3 प्रकार में उनका निर्णय हुआ। तो पहले कांग्रेस तो तय करे कि वेदर दे आर विलिंग टू अलाइन विद टीएमसी और वेदर दे आर विलिंग टू अलाइन विद कम्युनिस्ट पार्टी। नहीं, इस बार तो अलग अलग खड़े नजर आते हैं। इस बार एक साल के अंदर हम लोग, ऐसा नहीं होता, हम लोग किसी एक पॉलिटिकल साल के पार्टी अंदर, ठीक है, इस ठीक बार है, इसके साथ अशोक, लड़ाई करेंगे, सायंतन, अगले साल ठीक है, वो बोल आयतन एक साल के अंदर हम लोग पावर छोड़ के चलाए। दैट इज द एग्जांपल। पावर हम लोग छोड़ सकते हैं, इन लोग नहीं। ठीक है। अशोक पांडे जी, सवाल ये है कि सबसे ज्यादा तपिश इस बात को लेकर कि साहब 15 साल का काम काज को लेकर टीएमसी बात कर रही है, तो भय बनाम भरोसे की बीजेपी बात कर रही है कि साहब कुछ नहीं हुआ, चार्जशीट लेके आए। कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है। मुख्य तौर पे मुकाबला किसके बीच है और कौन सा सबसे बड़ा मसला मुद्दा है जो इस बार तय करेगा जनादेश को? देखिए, मुकाबला तो अब चाहे पॉलिटिकल चाहे जो भी बना लिया जाए, लेकिन मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही है। सीधा मुकाबला इनका ही है। कांग्रेस फिलहाल अपनी ज़मीन तलाश रही है बंगाल में, क्योंकि एक बात बताऊं कि मुझे लगता है कि 35-40 सालों के बाद अचानक कांग्रेस की नींद खुली है पश्चिम बंगाल में। नहीं तो ये कभी सीपीएम के साथ, कभी और किसी के साथ, बीच में फिर टीएमसी के साथ ये एलाइड हुआ करते थे। ये पहली बार शायद खुल के राहुल गांधी सामने आए, जो खुल के बोले हैं, टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोले हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोले हैं। तो कम से कम एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेके आए कांग्रेस, ये बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 3 और 4 डिकेड्स ये दिख रहा है। तो कांग्रेस, लगता है कि कांग्रेस से ही लड़ रही है, कांग्रेस का और किसी से लड़ाई नहीं है। कांग्रेस अपने से लड़ रही है, अपनी जमीन तलाश रही है। अब लड़ाई 2 ही दलों में है, बीजेपी और टीएमसी। टीएमसी का ये कहना है कि हमने 15 साल सरकार चलाई है, हमारे परफॉर्मेंस के आधार पे हमको वोट मिलेगा। और बीजेपी वो भय, जैसा आपने कहा, भय और भरोसा। अब जनता किस पे भरोसा कर पाती है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, जैसे टीएमसी की ओर से जो बात आई कि हाँ, इन्होंने कई चीज़ें बढ़ाई हैं, कई चीज़ों को मॉडिफाई किया है, ये भी सही है। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, करप्शन और क्राइम, तो ये करप्शन और क्राइम जो ये क्या हुआ है एक्चुअली, इस चुनाव में हुआ क्या है, जनता से जुड़े मुद्दों को ही गौण कर दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है। वो टीएमसी हो या भाजपा हो, दोनों ही दल जनता से जुड़े मुद्दों को साइडलाइन कर दे रहे हैं। ये कभी ये 30% की बात कर रहे हैं, वो 70% की बात कर रहे हैं। जी, फैक्ट यही है। इनका निशाना 30 है, उनका निशाना 70 है। 70 और 30 के निशाने पर चल रहे हैं, और दोनों तरफ हो रहा है पोलराइजेशन। लेकिन जनता जिसको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखमरी से बचना चाहिए, विकास चाहिए, विकास की कोई बात नहीं हो रही है। तो मुद्दा कहीं और है, जनता कहीं और है। बीच में ये वोटों का बस बंटवारा है आपस में। वो आप देखें इसमें किसको कहाँ तक क्या बिल्कुल। चुनावी तपिश में मैं आता हूं सर आपके पास। चुनावी तपिश में कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे गौण ना हो जाएं, शायद इसीलिए बात बंगाल की इस मंच पे हम लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आम जनता के। प्लीज अपना हाथ उठाइए और सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन है टू मेनली बीजेपी एंड टीएमसी representative. I am not considering Congress now. What is your resolution for this
election for all of us in West Bengal. नमस्कार, मेरा टीएमसी रिप्रेजेंटेटिव से एक सवाल है। एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे आके वो बोले थे कि जो एसएससी का रिक्रूटमेंट जो स्कैम चल रहा है उसका बहुत पहले से वेस्ट बंगाल सरकार को मालूम था इसके बारे में। तो अब मुझे सवाल ये है, जब आप लोगों को मालूम रहता है, जब कुछ स्कैम चल रहा है या कुछ करप्शन चल रहा है, आप लोग पहले से उसको कुछ एक्शन नहीं लेते? सबसे कैओस हो जाता है उसके बाद ही आप लोग क्यों एक्शन लेते हैं उसके बारे में? कुणाल घोष जो बोले हैं कि सरकार में कोई मंत्री है जो ये जानते थे, ये बोले थे। अगर हाँ, वो कुणाल घोष का बात था। कोई पर्सन जो करप्शन में इन्वॉल्व है वो अगर सब कुछ जानता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता है हर टाइम। और गवर्नमेंट जब जान सकता है तो उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। जो गलत हो गया है वो गलत जब ठीक नहीं हो पाया था तो उसके लिए हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, हम लोग भुग रहे हैं। As you asked me the question, what is our resolutions? You know that we have published our manifestos. We all parties published our manifestos. ठीक है, सायंतन बासु जी, सवाल ये है कि आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि आपने भरोसा पत्र जारी किया है आम जनता के लिहाज से, और दूसरा जो युवा बात कर रहे हैं रोजगार और अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, आपके पास क्या ऐसा विकल्प है कि आप बंगाल की जनता पे भरोसा करें? जल्दी से। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 10 प्रदेशों में बंगाल नहीं है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 10 प्रदेशों में बंगाल नहीं है। तो हमारा काम होगा इन्हें पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। एक फैक्ट्री नौकरी नहीं हुआ। मैं आपको 4 फैक्ट्री का नाम बताता हूं। कलकत्ता वॉज फेमस फॉर इट्स एम्बेसडर कार्ड्स। कौन बनाते थे? हिंदुस्तान मोटर्स। कब बंद हो गया? 2011 में। कलकत्ता वॉज फेमस फॉर वन ऑफ इट्स टायर फैक्ट्रीज दैट वाज कॉल्ड डनलॉप फैक्ट्री, डनलॉप टायर, हुगली में। हजारों लोग काम करते थे, बंद हो गया। हावड़ा में एशियन पेंट्स का देश में सबसे बड़ा रंग कलर फैक्ट्री था, बंद हो गया। जेशॉप जो रेल का वागन बनाता था, उसके हजारों एंजिनियर इंडस्ट्री थे उनके साथ, बंद हो गया। और कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले, हम लोग बचपन से, आप भी बचपन में जिस बिस्किट कंपनी का बिस्किट खाते हैं, अभी भी खाते होंगे, ब्रिटानिया, वो भी अपना तारातला में अपना फैक्ट्री बंद करके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कट मनी देना है, पैसा देना है। इसके अलावा टीएमसी के जमाने में आपको फैक्ट्री चलाने का अधिकार नहीं है। वी शैल स्टॉप दिस प्रोसेस, दिस वी शैल स्टॉप दिस मेथोडोलॉजी। कोई कटमनी नहीं। उत्तर प्रदेश मॉडल हो या कैसा मॉडल हो हमें पता नहीं, जोगी राज का मॉडल हो या कौन सा मॉडल हो हम बता नहीं सकते, बट लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई शाहजहां नहीं रहेगा, कोई सोना पप्पू नहीं रहेगा। बंगाल का जनता के सरकार लॉ विल इंप्लीमेंट्स। दूसरा जो हम करेंगे 10% हमारा नेशनल जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन था। इट हैज रिड्यूस्ड टू 5 to 6% ओनली। क्यों? हमारे पास देश में अकेला प्रदेश जहां पर हिमालय भी है, समुद्र भी है, सबसे बड़ा टूरिज्म हब हो सकता है। क्या किया है? केवल ये जो आप जो पॉइंट कह रहे हैं इस पे मैं जवाब एक सेकंड। यहां पर फैक्ट्री मतलब बम फैक्ट्री। ठीक है, प्रदीप्ता जी, सवाल ये है, अगर देखिए वो जो भी आरोप लगा रहा है, अगर उसको पॉलिटिकल भी आप कहना चाहते हैं अलग बात है। आप गिना दीजिए कि 15 साल में आपने इतनी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया। इंडस्ट्री दीदी के समय में पलायन कर गई, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, सीधे आरोप। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाइए, वहाँ जाके आप लोग देखिए कि हर साल बंगाल में 7,500 से ज़्यादा कॉरपोरेशन आया हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा कॉरपोरेशन आया हुआ है। बंगाल थर्ड है। अभी मार्च में उनका लेटेस्ट जो शेल कंपनी में हाईएस्ट। अच्छा ठीक है सर, आपके बारे में हमने नहीं बोला था। दूसरा बात, हम 5 सीपीएससी के बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड आप जानते ही हैं, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बार्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स, बार्ट जूट एक्सपोर्ट एंड लिमिटेड, ये सब है सेंट्रल। वो बंद हो चुका है बंगाल में। वो बंगाल में हम बोल रहे हैं ना, हम अभी बोल रहे हैं। देखिए अभी शुभेंदु दास से अगर कोई सवाल करता ना कि कितना इंडस्ट्री आया है, वो खुद 4 सीमेंट फैक्ट्री वो उद्घाटन किया है जब हम लोगों के पार्टी में थे। डालमिया थे, जेएसडब्ल्यू थे, ऐसा बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री बंगाल अभी फास्ट है। आप गिना दीजिए कि वही तो गिना रहे हैं ना, वही गिना रहे। आप तो थोड़ा वेट कीजिए, नंबर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वही तो गिना रहे हैं ना, क्योंकि आप पे आरोप ये लग रहा है कि हजारों फैक्ट्री बंद हुई। आप हम तो गिना रहे हैं भैया, आप थोड़ा धैर्य रखिए। जी बताइए। गिनते गिनते अगर बीच में प्रश्न आ जाएगा, एक ही प्रश्न है ना,
बिरला ओपास फैक्ट्री का नाम सुना है? वो किसने किया है? बिरला ओपास यहाँ कौन किया है? दीदी ने किया है। जो हम लोग वंदे भारत में जाते हैं ना, वंदे भारत का टीटागढ़ वागन व्हील में एक फैक्ट्री था, अभी 3 फैक्ट्री हुआ है और 2400 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, बंगाल में हुआ है। सो दीज आर द कंपनीज जो हमने बोले। TCS 56,000 रिक्रूटमेंट किया है बंगाल में, 56,000। केप जेमिनी और विप्रो, इनका जो हमने सर्विस सेक्टर में बोला था, ऑफिस स्पेस में हाई स्ट्रेंथ बंगाल में है, अभी कोलकाता में। ये क्यों है? ये स्टैटिस्टिक्स तो कोई किसी को हम मेरे बारे में बात करना नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर आप लोग दीदी पे आरोप लगाते हैं साहब फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो तो फैक्ट्री के नाम के साथ गिना रहे हैं। नहीं, मेरा सिंपल एक विषय है। हर दिन बंगाल से इतना युवा गुजरात में, महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में काम करने के लिए क्यों जाते हैं? करमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों का अता पता नहीं मिला, इसलिए वो लोग बाहर काम करने वाले हैं जो अपने नाम से रिजर्वेशन भी नहीं करा ठीक पाए। है चंदन जी, सवाल ये है कि दीदी के सरकार ये कह रही साहब फैक्ट्री के नाम गिना के और रिक्रूटमेंट के नंबर्स गिना के साहब किया है, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि हजारों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। देखिए, एक बात पहले सोचना पड़ेगा, ये प्रोफेसर जी, दैट लेडी, दे हैव आस्क्ड पर्टिनेंट क्वेश्चंस, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम दोनों वर्जन दिए, अवॉइड कर रहे हैं। बंगाल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब पूरा उत्तर ही है। यहाँ पे लैंड बैंक पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, जिससे हम लोग कहते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो चॉकआउट खाली बिजनेस समिट होते हैं, और हर बिजनेस समिट में 400 करोड़ जाता है। अभी तक 4000 का ऊपर मऊ साइन हुआ, क्या काम हुआ हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो कुछ- बोलने का कुछ जल्दी से कुछ मतलब ये है, प्रदीप्ता ये जी, अगला सेंट्रल सवाल गवर्नमेंट का भी प्रदीप्ता काम जी, है, हाँ, ठीक ये उनका भी काम है ठीक देखने है का। प्रदीप्ता मुखर्जी जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं 15 साल के काम के बाद भी, लेकिन भ्रष्टाचार हो या फिर रोजगार पलायन के मसले हो, एक बड़ा विजन किस तरह से देंगे? क्योंकि 15 साल बहुत लंबा समय होता है, आप क्यों नहीं कर पाए और जो आप करने की बात कर रहे हैं आप? छोटा देखिए, सा हम लोग हर टाइम कोई भी सभा अगर आप देखें, ममता दीदी, अभिषेक जो कर रहे हैं, पहले जो होता है कि कौन उस एरिया में क्या क्या काम किया गया है, ये बोला जाता है। जो देखना चाहते हैं अभी भी हर जगह है, वो सरकारी दफ्तर में भी है और आंख में भी दिखाता है। अगर आपके पास ये आया है कि बांग्ला भाषा बोलते हो, आप बांग्लादेशी हो, बांग्ला भाषा बांग्लादेशी भाषा है, वो कोई भाषा नहीं है। अगर आप चीरे खाते हो, पोहा बोलते हैं, अगर वो खाते हो तो आप बांग्लादेशी हो, आप लुंगी पहनते हो तो आप बांग्लादेशी हो। तो ये बात जो होता है, और CAA कार्ड एक दिया जाता है और उसको लेके कोई नयन विश्वास, वो हिंदू है, वो महाराष्ट्र में जाता है और उसको आपको वहाँ मार दिया जाता है या जेल में भर दिया जाता है, तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। सोनाली बीवी को जोर से आपको बांग्लादेश भेजा जाता है घुसपैठिया बोल के, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको बोलते हैं कि आप आ जाओ, उनको लेके आओ। तो ये भय है, ये भरोसा नहीं है कि आप माछ नहीं खा सकते हो, मछली नहीं खा सकते हो। वो डोमजूड़ का जो बीजेपी प्रार्थी है, एक मुस्लिम जो मांस बिक्री करता है, उनको बोला कि आप घुसपैठिया हो, आप अनुप्रवेश कर, उससे ज्यादा बढ़ के बोला कि आप संतरासी हो, तब जाके बीजेपी कुछ नहीं बोलता है। ये है भय, भरोसा नहीं है। पैसा बंद करना भय है, भरोसा नहीं है। चंदन जी, सवाल आपसे कि क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी कोई मौजूदगी देख पा रही? क्योंकि रूलिंग पार्टी और मुख्य विपक्षी दल के बीच में सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। कहां पे आप खड़े हैं, किस भूमिका के साथ में? आपका क्वेश्चन सही और इंटरेस्टिंग इसलिए, पहला 30 साल ऑलमोस्ट वी रूल्ड बंगाल, हम लोग बंगाल में रूल किए, और अभी तक हर पार्टी को यह बोलना पड़ता है बंगाल का गोल्डन पास्ट, BC रॉय, डॉक्टर BC रॉय। तो ये बात हुआ जो दुर्गापुर, आसनसोल, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाद में नहीं हुआ, एंड अभी भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं करने पाया। तो बात ये होता है, कांग्रेस रूल्ड द गोल्डन टाइम इन बंगाल। ये आंखों मिला के मैं जो पहले बोले थे, ये यंग क्राउड, ये अगर सपना देखता है डॉक्टर BC राय की तरह, सपना देखता है तो कांग्रेस की तरह, कांग्रेस इज फर्मली स्टैंडिंग बिहाइंड यू, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव है, जो पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट का है। आज धर्म का बात, आज भाषा का बात, आज टसल का बात होगा, लेकिन ये बंगाल एक दिन सोचेंगे जी कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स। हम लोग जो थे, हम लोग गोल्डन पास में जाएंगे।
तब सोचना पड़ेगा डॉक्टर BC रॉय। बिल्कुल, बंगाल की अपनी अस्मिता के साथ साथ उसका जो विकास का गोल्डन इरा था, निश्चित तौर से देश की योगदान करने के लिए वो हासिल हो, हर कोई चाहता है। सायंतन जी, सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या भरोसा पत्र जो भी कहिए, तमाम 15 वायदों के साथ में आए हैं, क्यों आप पे विश्वास किया जाए? और लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी अडिग हैं आप लोगों को लगातार सत्ता में आने से रोकने के लिए। देखिए, जनता तो हमें विश्वास कर रही है, प्रधानमंत्री जी का सभाओं में इसका प्रतिफलन हो रहा है। आप देखेंगे अभी जो मछली और मांस खाने का बात आया, गोवा में बीजेपी सरकार पिछले कई सालों से है, 7-8 साल हो गया। गोवा ऐसा प्रदेश है जहां पर मछली और मांस के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता। बंगालियों का और एक प्रदेश है त्रिपुरा, वहां पर 7-8 सालों में वहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां पर मछली खाने में, मांस खाने में कोई प्रतिबंधकता है क्या? नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में अपना अपना खाद्याभास है, वहां पर कुछ खाने में कोई प्रतिबंधकता है क्या? देयर इज एनी रेस्ट्रिक्शन? दिक्कत यह है, ये जो झूठ फैलाते हैं ना टीएमसी वाले, ये लोग समझ गए हैं। और बीजेपी मतलब, यहां से लोग अगर बीजेपी शासित प्रदेश में काम करने जा सकते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो बंगाल में बीजेपी को लाने से फायदा ज्यादा है। यहां से लोग उधर नहीं जाएंगे, यहां पर ही काम करेंगे। यह व्यवस्था हमने करेंगे और करप्शन फ्री सरकार देंगे। हम चाउल चोर नहीं है, हमने गाय बकरी नहीं चुराए है, किसी सरकार के खिलाफ ऐसा आरोप नहीं है जी। तो इसीलिए बीजेपी के ऊपर भरोसा है। और हमारे सरकार के खिलाफ हमारे सरकार में शाहजहां और जो बाकी औरंगजेब ना क्या नाम है, जहांगीर, उसके खिलाफ ऐसा ही कार्रवाई होगा जो जोगी राज में होता है, ये बीजेपी सरकार के ठीक है। राज में। अशोक जी, फाइनल कमेंट आपसे, क्या सेंटिमेंट्स वाले मुद्दे हावी रहेंगे या जनता अपने मुद्दों के आधार पे वोट करेगी? वो डेवलपमेंट चाहती, क्योंकि लगातार तमाम जानकार, तमाम पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार एक अंडर करंट भी महसूस किया जा रहा है। क्या ज़मीनी सच्चाई, थोड़ा सा अगर आप उस पर फाइनल कमेंट पर अपनी बात रख सकें तो। ज़मीनी सच्चाई देखिए यही है कि पूरी तरह से इसको कर दिया गया, समाज को 2 भागों में बांट दिया गया है, कर दिया गया है पोलराइज। जो भी बात हो रही थी खाने पीने की, मछली मांस वगैरह वगैरह की, ये नॉन इशूज़ हैं, ये इशूज़ हैं नहीं, नॉन इशूज़ को ही सामने ला दिया गया है ताकि जो मेजर इशूज़ है वो अलग कहीं दब जाए। तो ये चुनाव ऐसे ही पार किया जा रहा है, और चाहे वो रूलिंग टीएमसी हो या बीजेपी जो कोशिश कर रही है, ये सब लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो है फ्रीबीज के आधार पर चीज़ों को आगे लेके जाना। अभी तक इन लोगों ने कोई विकास का ऐसा मॉडल नहीं पेश कर सका है दोनों पार्टियां, कि इन्हें अगले 5 सालों में करना क्या है। कभी लेकिन जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी वो महत्वपूर्ण है। जनता अभी क्लियर नहीं है कि किस मुद्दे पर वोट करना है। जनता को विकास चाहिए था, लेकिन विकास की बात कहीं नहीं हो रही है, बस फ्रीबीज की बात चल रही है। वो 1500 देंगे तो ये 3000 देंगे, बात यही चल रही है। फ्रीबीज के आधार पर राज्य का विकास कहाँ से होगा, ये बड़ा मुश्किल है। जनता यहीं ऊहापोह में है। ठीक है, तमाम घोषणा पत्र भी जारी किए गए हैं, वायदे भी किए गए हैं। फिलहाल बात बंगाल की में वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जनता के बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए। बहुत बेहतर, बहुत अच्छी चर्चा हुई है तमाम मसलों को लेकर। बंगाल में 2 फेज में चुनाव है। किसी भी दल को आप वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका एक एक वोट बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इसी अपील के साथ बात बंगाल के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।